हेलो नर्सिंग आर्मी। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो जो भी फाइनल ईयर के हैं या जीएनएम है या पोस्ट बेसिक है, ठीक है, उनको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये नया सब्जेक्ट लगता है, थोड़ा टफ लगता है। तो अभी फाइनल ईयर में जो है उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो क्या है कि पूरा सिलेबस उन्होंने पढ़ा नहीं है एक साल में। ऑब्वियसली बहुत इस सब्जेक्ट में कोई ध्यान देता नहीं है। तो कम टाइम है, तो कम टाइम में कैसे आप पूरा सिलेबस को कवर करोगे और कैसे अच्छा स्कोर करोगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्यों पता है? अगर आप क्लिनिकल एरिया में काम किए हो या ड्यूटीज़ के लिए जा रहे हो या आप हॉस्पिटल में काम कर चुके हो, तो क्या होता है ना कि ये आपके सराउंडिंग्स में ही सब कुछ होता है ना। और वही चीज़, ठीक है, वही थ्योरी हम बस पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक बुक रिकमेंड करूँगी, ठीक है। जो भी मतलब पोस्ट बेसिक के स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स न्यू लगते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च और एजुकेशन, है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगी। वो वन लाइनर टॉपिक वाइज आपको पूरा क्लियर किया हुआ है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी। तो अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओह, फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट करूँ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं हूँ ना नर्सिंग ऑन टिप, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो ये अभी जो मैं 6 मास्टर स्टेप बताऊंगी, ठीक है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के लिए फॉलो नहीं होगा, ये आप सारे सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्टेप क्या क्या हैं, क्या क्या फॉलो करना है एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो फर्स्ट आपको करना है फॉलो योर सिलेबस। आपका जो भी सिलेबस है, या आप पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर हो, फाइनल ईयर हो, जीएनएम फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, ठीक है, या बेसिक बीएससी की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस रखना है अपने सामने, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उस सब्जेक्ट का आप सिलेबस निकालो, यूनिट काउंट करो कि कितने यूनिट्स है ना। देन रीड ऑल कंटेंट ऑफ एवरी यूनिट। हर एक यूनिट में आप देखना उसमें टॉपिक लिखा हुआ रहता है ना, कि एक यूनिट में 4-5 टॉपिक होते हैं या किसी यूनिट में 7-8 टॉपिक भी होते हैं। तो आपको सारे जो टॉपिक है ना, आपको टॉपिक को रीड कर लेना है कि क्या क्या टॉपिक है। पता है इससे क्या होगा? आप टॉपिक पढ़ लोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, ठीक है। उसका नाम मात्र दिमाग में आने से ना आप खुद से लिख सकते हो। क्या है कि हम अब इतने बड़े हो गए ना कि हम कैपेबल हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आए, सब्जेक्टिव का यही तो प्रॉफिट होता है। सब्जेक्टिव का यही प्रॉफिट होता है कि आपको अगर उसका नाम पता है तो आप उसको डील कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। बट एमसीक्यूज में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, या तो आप राइट आंसर करोगे या तो रॉन्ग करोगे, है ना। तो सब्जेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ बोला है कि पहले आपको सारे कंटेंट का जो टॉपिक है ना, टॉपिक पढ़ लो, ताकि एग्जाम के टाइम आपको वो कुछ नया नहीं लगेगा कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है ये टॉपिक। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने भी यूनिट के कंटेंट है उसको आपको रीड करना है। देन फोर्थ क्या करना है, कलेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुतों को ये लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, नहीं बिल्कुल नहीं है। भले ही क्वेश्चन रिपीट ना हो, है ना, बट जो टॉपिक होता है ना, टॉपिक वही होता है। आज डेफिनेशन पूछा है, कल उसका प्रिंसिपल पूछ सकता है। आज उसका इटियोलॉजी पूछा है, कल उसका मैनेजमेंट पूछ सकता है। बस टॉपिक वही रहने वाला है ना। बस वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहने वाला है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी सीनियर्स हैं, ठीक है, या कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो तो कर लो। वो करने के बाद आप क्या करोगे, टिक रिपीटेड क्वेश्चन ऑन योर सिलेबस। सिलेबस आपके पास है, आपने देख लिया है ना कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया। आप टिक करते जाओ कि अच्छा ये टॉपिक आया हुआ है। बस आप एक ब्लैक पेन, रेड पेन, जो भी पेन है आपके पास, आप टिक कर लो। देन क्या करना है, गो थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाय योर टेक्स्ट बुक।
जो भी आप बुक रेफ़र कर रहे हो, है ना, किसी भी राइटर का आप बुक रेफ़र कर रहे हो, जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उसको आपको रीड कर लेना है। रीड कर लोगे, और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जैसे आप रीड करते हो ना, तो आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर फ्रेंड्स छोड़ो, आजकल तो लाइफ में फ्रेंड्स बहुत कम ही होते, क्योंकि सबके पास टाइम नहीं होता है। आप जिससे भी बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठीक है, बस उनको बोलो यार मेरे को टाइम चाहिए, जो भी आप पढ़े हो, ठीक है, जो रीड कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ो और उनको उसका मतलब समझाओ, है ना। जैसे अभी अभी हम बोले ना, ये जैसे टिक रिपीटेड क्वेश्चन ऑन योर सिलेबस, ये आप बुक से ऐसे रीड किए। अब आप बताओ कि जो भी सिलेबस में जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको टिक करना है। बस आप क्या ना, हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है, अगर आप हिंदी में उस चीज़ को आप ट्रांसलेट कर लोगे ना, कि बुक में जो लिखा हुआ वो ट्रांसलेट कर लिया, या आप किसी को बता दिए, बताने से क्या होता है, वो आपके दिमाग में ना हमेशा के लिए रह जाएगा। फिर एग्ज़ाम में आएगा ना, तो याद रिकॉल कर लोगे, अरे मैंने उसको ऐसा बताया था कि इसमें ये होता है। बस आपको एक छोटा सा हिंट मिल जाए ना, तो फिर आप लिख लोगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए नोट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स एंड नो हाउ टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन आंसर शीट। अब मैंने ये 6 मास्टर स्टेप तो बता दिए कि ये फॉलो करके आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, कोई भी एग्ज़ाम पास कर लोगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बट आपके पास क्या है ना, कि जो राइटिंग स्किल होता है ना, सबके पास राइटिंग स्किल नहीं होता है। ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम है, इसको पास करने के लिए आपको राइटिंग स्किल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, सबसे फर्स्ट तो आप जो हैंड राइटिंग है वो क्लियर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत सुंदर से लिखो, जैसा भी राइटिंग है बस वो क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जो एग्जामिनर है ना वो उस चीज़ को पढ़ सके, ठीक है। वो क्या होता है ना, राइटिंग देखने से ही ना, अगर खराब राइटिंग रहेगा ना, तो एग्जामिनर देख के ही ना वो गुस्सा आ जाएगा, फिर आप कुछ भी लिखे हो ना वो नहीं पढ़ेगा, चाहे आपका कंटेंट कितना भी मतलब बहुत अच्छा कंटेंट आप लिखे भी हो ना, तो भी वो नहीं पढ़ेगा। तो सबसे फर्स्ट तो आपको राइटिंग पे काम करना है, ठीक है। वो आप बहुत अच्छा क्लियर से राइटिंग लिखो, ठीक है। 2 पेन का यूज़ कर लो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज़ करो। जो इम्पॉर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी। अच्छा, अब ये नहीं है कि पता है टाइम कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ये नहीं कि हाँ फर्स्ट में अंडरलाइन करना शुरू किए। सबसे पहले आप सारा क्वेश्चंस आंसर कर लो, उसके बाद टाइम बचता है तो आप जब रीड करते हो ना, तब आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। तो फर्स्ट हो गया राइटिंग, अच्छे से लिखना है ना। देन सेकंड, जो भी कंटेंट है ना उसको इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करो। जो बुक से रट्टा मार के जाते हैं ना, पता है वो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि रट्टा मारा, ये इसको समझ नहीं आया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बुक पढ़ रहे हो, उसको हिंदी में किसी को समझाओ और फिर अपने लैंग्वेज में आप उसको एग्जाम में लिख के आओ, 100% आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे रही बात डेफिनेशंस वगैरह का, तो वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट। देखो, एक सब्जेक्ट में ना मात्र 10 ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होता है और उसके डेफिनेशंस याद करने होते हैं। और डेफिनेशन याद करने का तरीका है कि आप पढ़ो और लिखोगे तो आपको याद रहेगा। हमारा हाथ जो काम किया हुआ रहता है ना, वो दिमाग को हमेशा याद रहता है, ठीक है। ये हो गया। देन आप प्रेजेंट कैसे करोगे, कोई भी आप लिख रहे हो तो उसका ना एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि दिमाग में अभी एक ये आया, फिर दूसरी बार ये आया, अलग अलग और एक साथ लिख दिए, उस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। एक ना सीक्वेंस होना चाहिए, स्टेप्स होना चाहिए। आप पहले 1 मिनट के लिए सोच लो कि आपके पास क्या क्या कंटेंट आ रहा है उस टॉपिक के बारे में, फिर उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद सीक्वेंस वाइज लिखो, इससे एग्जामिनर ना बहुत इंप्रेस होता है। सो टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉलो करो मास्टर 6 स्टेप्स को, और कोई भी सब्जेक्ट में स्मार्ट स्टडी के साथ बेहतरीन स्कोर अचीव करो। साथ ही हमारे नर्सिंग ऑन टिप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अभी अभी अभी, ठीक है। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है स्पेशली मैंने जो तैयार किया है पोस्ट बेसिक फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना मैं उनको डील करूँगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये पढ़ के ना 100% समझ लो यार कि तुम अगर अच्छे से पढ़े हो ना तो तुम्हारा ना
मार्क्स आएगा, तुम पास कर जाओगे, इतना तो तुम रख लो, पास कर जाओगे। और अगर अच्छे से मैंने जिस तरीके से बताया ना, तुम उस सीक्वेंस को फॉलो कर लिए ना, तो बहुत अच्छा, इनफैक्ट टॉपर भी बन जाओगे। तो सबसे पहले देखो क्या है टोटल जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो टोटल यूनिट कितना है, 7 यूनिट होंगे, ठीक है, 7 यूनिट होंगे। और उसके अंदर कितने टॉपिक है, अप्रॉक्स 40 टॉपिक है, 40 टॉपिक है। अब देखो टाइम जिसके पास नहीं वो 40 टॉपिक नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर जिसके पास टाइम है ना, तो मैं बोलूँगी जो भी टॉपिक्स है ना, बस आप रीड कर लो, रीड कर लो, और फिर देखो हॉस्पिटल में वो चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हो ना, बस उसको को रिलेट करो। और ना कभी भी एग्ज़ाम में आप लिख रहे हो ना, तो एग्ज़ाम्पल दे दो, ठीक है, कि ये टॉपिक है, इसका एग्ज़ाम्पल ये है। तो इससे क्या होगा ना, आपको 100% जो मार्क्स है ना, वो बहुत अच्छे आएंगे ही आएंगे। अब देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, जितने भी यूनिट वाइज करके मैंने यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स है ना, तो उसमें से हर यूनिट में कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको दिया है। आप ये पढ़ लोगे तो पास तो करोगे ही, लेकिन ना आपको दूसरे भी टॉपिक के लिए टाइम है तो उसको भी देखना है ना। ये नहीं कि मैंने इतना टॉपिक बताया है तो आपको इतना ही टॉपिक पढ़ के जाना है, बट ये पास करने के लिए, इससे तो पास हो जाओगे, ठीक है, लेकिन आपको अभी टाइम है तो पूरा अभी जितना भी टॉपिक्स है एक बार गो थ्रू हो जाओ, है ना। तो देखो सबसे पहले यूनिट 1 में क्या है, डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो डेफिनेशन याद कर ही लो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। एलिमेंट्स में क्या, वो पोस्ट कॉर्प का जो ये है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो तुम याद कर लो। अब प्लानिंग में अब तुम ही समझो ना, बस तुम इतना याद कर लोगे ना, मेन पॉइंट याद कर लोगे, तो अंदर का जो कंटेंट है वो तुम खुद से लिख सकते हो। प्लानिंग क्या, कैसे किस चीज़ को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज किस तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, बस एग्जाम्पल देते जाओ, ठीक है, कि प्लानिंग में फॉर एग्जाम्पल ये प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये करेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ ना बस एग्जाम्पल देना है। प्रिंसिपल्स में जो हेनरी का प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो देखना है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स आते ही आते हैं, और ये ना लॉन्ग क्वेश्चंस में खास करके, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे, कि ऐसे डेफिनेशन आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, 15 मार्क्स का आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो हेनरी फाइल का जो प्रिंसिपल्स है वो एकदम तुम याद कर लो, उसका निमोनिक बना लो कैसे भी करके। और अगर नहीं समझ में आता है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी टॉपिक, तो कमेंट करो कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एकदम ईजी लैंग्वेज में मैं समझा दूंगी। तो जो हेनरी फाइल का प्रिंसिपल है ना, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, देन सेंट्रलाइजेशन है, ऑर्डर है, इक्विटी है, ये जो भी 14 प्रिंसिपल है ना, ये तो तुम याद कर ही लो सब, जितने भी वीडियो देख रहे हो ना, ये याद कर लो, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देन यूनिट 2 में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एंड क्वालिटी नर्सिंग केयर। ये ना हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स तो याद कर लो, इसका पूरा डिटेल्स, ठीक है, रिकॉर्ड क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे मेंटेन करते हैं, तो ये सारा चीज़ है ना, आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। देन क्वालिटी नर्सिंग केयर, ये जो क्वालिटी नर्सिंग केयर क्या होता है ये देख लेना है। देन यूनिट 3 में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें कुछ नहीं है, बस जो पर्टिकुलर, देखो कोई भी जॉब होता है तो उसके लिए ना एक स्किल चाहिए होता है, एक एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उसका डिसाइड किया जाता है कि हाँ इस काम करने के लिए इतना एजुकेशन का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, एज का इतना क्राइटेरिया होना चाहिए, देन बहुत सारी चीज़ है, ठीक है, तो वो पहले डिसाइड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि इस जॉब के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होगी।
देन उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट दिया जाता है, फिर एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर एवेल्यूशन किया जाता है, इंटरव्यू होता है, यही सारा चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट होता है एक डेजिग्नेशन के साथ, ठीक है। उनका स्किल्स क्या है उसके हिसाब से उनको दिया जाता है पोस्ट। अब क्या होता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है कि देखो अब लोग काम कर रहे हैं, अगर उनको ना शाबाशी नहीं मिलता है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, इनसे देखो क्या होता है ना, लोग काम कर रहे हैं तो कोई कुछ भी काम हो ना तो सब चाहते हैं ना हम आगे रहें, हम आगे रहें, तो ये आपको ना दिखाना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में यही सारा चीज़ है। तो हॉस्पिटल में देखना जॉब अप्रेजल होता है, किसी को कुछ गिफ्ट मिलता है, सैलरी बढ़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसका पता है अगर पाई डायग्राम बना दोगे ना, कोई भी चीज़ का डायग्राम बना दो, ट्री बना दो, किसी भी तरीके से बना दो, वो ना एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा और मार्क्स मिल जाएगा। अब देखो ये जो यूनिट 4 है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगा लो ये इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सुपरविजन का सारा, सुपरविजन क्या है डेफिनेशन देख लेना, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका टूल्स क्या क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है, देन सुपरविजन जो भी सुपरवाइजर है उनके क्वालिटीज़ क्या होंगे, ये सारा चीज़ देख लेना है। इवैल्यूएशन कैसे होता है, नर्सिंग ऑडिट, ये नर्सिंग ऑडिट ना 5 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। देन कंटिन्यूस नर्सिंग एजुकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट है और ये इजी भी है, ठीक है। इसका डायग्राम बना दो। देखो कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो एक प्रॉब्लम होगा, उसको एनालाइज करो, ठीक है। उस एनालाइज करने के बाद देखो कि क्या क्या तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं उसको ठीक करने के लिए। देन बेटर सॉल्यूशन पहले तुम कर लो कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन सबसे अच्छा होगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर उसको इवैल्यूएट करो कि अच्छा ये वाला जो हम लोग यूज़ किए तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। इवैल्यूएशन अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर से एनालाइज करो कि क्या कहाँ पे दिक्कत आया, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग था तो ये हम लोग इम्प्लीमेंट किए तो ये क्यों नहीं ठीक हुआ, उस पर काम करो। फिर आगे जाके फिर तैयार करो जितने और भी तुम्हारे पास थे बेटर ऑप्शंस थे, उसमें से एक बेटर ऑप्शन को चूज़ करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। यही नर्सिंग क्या कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कोई भी प्रॉब्लम आए तो यही प्रोसेस होता है। देन यूनिट 5 में भी इन्वेंट्री में जो देखना, यूनिट 5 में मटेरियल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो वो एक बार तो देख लेना कि कैसे करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो है इन्वेंट्री सबको पता होगा जो भी क्लिनिकल ड्यूटीज़ में है, ठीक है। अगर अभी भी अगर आप लोग स्टूडेंट टाइम में हो, ड्यूटीज़ जा रहे हो, तो वहाँ की जो स्टाफ इंचार्ज होंगी, ठीक है, उनसे पूछना। क्या होता है ना, हम जो चीज़ आंखों से देख लेते हैं ना वो याद हो जाता है, तो उनसे पूछना कि आप इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करते हो, वो आपको बता देंगी, फिर आपको ना याद रहेगा हमेशा के लिए। देन यूनिट 6 में बजट पूरा देख लेना। बजट क्या होता है कि ये 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें देखना ऐसे करके बुक्स में देखोगे ना तो लिखा रहेगा कि बजट का मीनिंग क्या होता है, एक बैग होता है, ठीक है। ये सब चीज़ देखना है, ये सब चीज़ ही तो लिखना है। देन बजट का डेफिनेशन क्या होगा, ये 1 साल के लिए 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। प्री प्लान होता है, प्रीवियस ईयर का जो भी बजट रहता है उसको देखते हुए बनाया जाता है। देन जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है वो सारी चीज़ को पहले रखना होता है, ये सारा चीज़ देखना। इसमें टाइप्स होता है, बजटिंग का टाइप्स होता है, वो सारा चीज़ देख लेना। देन यूनिट 7 ऐसे ये ना कभी कभी आता है बट है इम्पॉर्टेंट, ये भी ग्रुप डायनामिक्स है। देन लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप क्वालिटी भी देख लेना, ठीक है। ये लीडरशिप स्टाइल अलग है और क्वालिटी अलग है, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल में ऐसे डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है जहाँ पे मतलब सारे वर्कर्स को फ्रीडम होता है, जो भी वर्कर्स होते हैं उनसे भी ये एडवाइस लिया जाता है कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देन नॉन डेमोक्रेटिक में जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो सुपरवाइज़र होते हैं, जो बॉस होते हैं, उन्हीं का सुना जाता है, ठीक है, वो जो ऑर्डर किए वही होगा, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ देखना लीडरशिप स्टाइल में। देन फिर से यूनिट 7 में देखना रिपोर्ट्स रिकॉर्ड जो भी है, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट रिकॉर्ड तो देख ही लो, क्योंकि ये ना कोई भी सब्जेक्ट में पूछ देगा तुमको, ठीक है। तो ये देख लो, रिपोर्ट रिकॉर्ड जो है वो देख लो कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब देखो ये जो है ना 40 अप्रॉक्स 40 देखना, 40 था टॉपिक, और ये काउंट करोगे तो अप्रॉक्स 12 या 13 टॉपिक्स मैंने बताए, इससे तुम पास हो जाओगे, ठीक है। बट जितने भी 40 है ना वो उससे एक बार तुम रीड कर लो, रीडिंग कर लो। मैं रट्टा मारनी नहीं बोल रही, बस रीडिंग कर लो। एग्ज़ाम टाइम खुद तुम्हारा पेन चलेगा, मैं बोल रही हूँ, खुद पेन चलेगा। और अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, कमेंट करो, मैं उसको ईजी लैंग्वेज में पढ़ा दूँगी, तुम एग्ज़ाम में करके आ जाओगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, बट हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी, हार्ड वर्क तो करना ही है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस आएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब जो नए आए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, और जो पुराने मेंबर्स हैं लाइक शेयर करो फटाफट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं वीडियो के लास्ट में एक बुक रिकमेंड करूँगी जो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ऐसे तो सारे बुक ही अच्छे हैं, ठीक है। बसवंत थापा का बुक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेस्ट मेरे को लगता है, और ये बुक उनके लिए रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जिनको बहुत लेंदी वर्ड्स समझ में नहीं आ रहा है। तो ये ना, ये समझ लो नोट्स है एक तरीके का, ये जीएनएम के टाइम यूज़ करते हैं, इंटर्नशिप टेक्स्ट बुक के नाम से ये आता है। जेपी पब्लिशर का है, और आई क्लेमेट की बुक तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कोई भी बुक हो। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है ना कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक ही बुक में, देखो ये बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है, इतनी पतली बुक है। तो इसमें ना ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक ही बुक में आ जा रहे हैं, और ना नोट्स के जैसा, मतलब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो एजुकेशन का आ जाता है, सेकंड रिसर्च का आ जाता है, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन का आ जाता है, फोर्थ प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, और आपका 5 हेल्थ इकोनॉमिक्स पे है। बस ये 5 सेक्शन है। तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 1 2 3 है हमारे लिए, ठीक है। तो आप देखना, जैसे कि जितने टॉपिक्स हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देख लो एडमिनिस्ट्रेशन का मैं दिखा रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, देखो इंट्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका डेफिनेशन दिया हुआ, फिलॉसफी दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, एलिमेंट्स दिया हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ ना, अभी मैं दिखा दे रही हूँ आपको, क्यों मैं बोल रही हूँ ये बेस्ट है आपके लिए, अच्छी होगी ये बुक। नोट्स जैसा, नोट्स समझ लो, ये तो नोट्स है। ये देखो दिख रहा है, डेफिनेशन दिया हुआ है ना। देन बस देखो, एक पेज, दो पेज में फर्स्ट यूनिट ख़त्म, है ना। देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, 1 लाइन में ही सारा चीज़ ख़त्म किया हुआ है। इसमें नोट्स बने हुए हैं, समझ लो, इसीलिए वो ये बुक मैं बोल रही हूँ। ये ना एक यूनिट जो है आपका 2-3 पेज में ख़त्म हो जाएगा, तो देख लो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बहुत सारे बुक प्रेफर कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड किया था, मैंने ये किया था अपने एग्ज़ाम टाइम के लिए, ठीक है।